अपनी शुरुआत जो है वो स्टील इंडस्ट्री से किया। ओके। एक कंपनी थी सूर्या रोशनी, हुँ। वहाँ मैंने क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया। क्या सैलरी रही सर आपकी जब आपने स्टार्ट किया पहली जॉब? 2400। आज कंपनी की इवैल्यूएशन कहाँ पे है? कंपनी की वैल्यू जो है मार्केट में करीब 900 करोड़ होगी। पहला मिथ तो ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस, हुँ। कि 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे एंजॉय करेंगे, 8 घंटा सोएंगे। ये बकवास है। सर जो लोग जॉब की सेगमेंट में एंटर करना चाहती हैं आज की यूथ जो है, तो इनको आप क्या एडवाइस देंगे कि किस तरीके की जॉब में जाए और जॉब में जाने के बाद किस तरीके से ये अपने आप को ढाले कि जिससे इनको करियर में सक्सेस मिले? सर अक्सर देखा जाता है कि लोग आईटीआई कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, कोर इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूँ, और उसके बाद भी वो एम्प्लॉयबल नहीं है। वो कंपनीज में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अनलॉकिंग द पोटेंशियल। तो किसी को अगर अपना पोटेंशियल अनलॉक करना है तो वो किस तरीके से अनलॉक कर सकता है? जैसे कि आप कंपनी में एमडी की पोजीशन पे हैं, तो कोई बिगेस्ट चैलेंज जो आपने फेस किया है और कैसे आपने उस चैलेंज को ओवरकम किया? आपकी मुलाकात हुई इस कंपनी के एमडी से, उन्होंने आपको ऑफर किया, उनको आप राइट पर्सन लगे। सो डू यू थिंक इट वाज मेंट टू बी और इट वाज बाय चांस? तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे ऑडियंस को कि वो किस तरीके से खुद को बैलेंस्ड रखे जिससे उसका टाइम जो है वो पॉजिटिवली यूटिलाइज हो? सर अभी आपने बोला कि हमें मैक्सिमम टाइम काम करना है और बाकी टाइम सोना है, तो इस बीच में अगर हमें बुक रीडिंग करनी है, हमें फैमिली को टाइम देना है, फ्रेंड्स को टाइम देना है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? तो अगर आपको अपना किसी को रोल मॉडल चूज करना है कि ये पर्सन आपके लिए एक रोल मॉडल है, तो आप किसे चूज करेंगे? सो हेलो एवरीवन, आज हम बैठे हैं पंकज राय जी के साथ में, और इनका नाम हर कोई जानता है अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो। वैसे तो इनका ऐसा नहीं रहता कि इंस्टाग्राम पे लोग आप देखोगे इनको, बट अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाओगे, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जाओगे, आप जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में जाते हैं, हर जगह पंकज राय जी को इनके नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इनके नाम से? बिकॉज ही इज एमडी एंड फाउंडर ऑफ क्वालिटी ऑस्ट्रिया सेंट्रल एशिया कंपनी। इस कंपनी के प्रोजेक्ट इंडिया के कोने कोने में हैं, और ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी काम करती है। तो लंबा इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगा। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अंत तक देखें, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, सर की जर्नी के ऊपर कि सर की जर्नी कैसे रही, सर इतनी बड़ी कैसे बने, अपनी कंपनी को इतने आगे कैसे ले गए, फ्रॉम 0 to 200 करोड़ कंपनी कैसे बनाई, 200 प्लस करोड़ कंपनी कैसे बनाई, और बहुत कुछ बातें करने वाली हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं त्रिपाठी जी? बहुत बढ़िया सर। सर आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग आपसे मिलना चाह रहे थे जी। कि आपका एक इंटरव्यू किया जाए और आपकी जो जर्नी रही है वो लोगों के बीच में लेके जाया जाए। सबसे पहले अपने बैकग्राउंड बताइए। देखिए, नाम तो आपने मेरा बता ही दिया। मैं आजमगढ़ में पैदा हुआ, और उसके बाद मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गोरखपुर में हुई। वहाँ पे गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद जो है मैंने जो है वो नागपुर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया 1991 में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। फिर मैंने एमबीए किया। फिर मैंने अपनी शुरुआत जो है वो स्टील इंडस्ट्री से किया। ओके। एक कंपनी थी सूर्या रोशनी, वहाँ मैंने क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद मैं क्या सैलरी रही सर आपकी जब आपने स्टार्ट किया पहली जॉब? 2400। अमाउंट एग्जैक्ट याद है? जी, मुझे फिगर्स मुझे याद रहती हैं। अच्छा। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन है तो है, मुझे याद रहती चीज़ें। 2400 से स्टार्ट किया। जी। आज कंपनी की इवैल्यूएशन कहाँ पे है? मुझे लोग बताते हैं कि कंपनी की वैल्यू जो है मार्केट में करीब 900 करोड़ होगी। तो मेरा जो अभी मैंने बोला वो गलत साबित हो गया? नहीं, वैल्यूएशन है। आपने टर्नओवर की बात की है, वो 200 करोड़ है। अच्छा। लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन अलग तरीके से लगती है, टर्नओवर एक अलग चीज़ है। टर्नओवर का मतलब ये है कि कितना रेवेन्यू हमने साल में किया, जनरेट किया। और जब आप वैल्यूएशन की बात करते हैं कि कोई हमें खरीदना चाहे तो वो हमें कितने पैसे देगा।
तो वैल्यूएशन जो है हमारी वो 900 करोड़ है, हमारा रेवेन्यू जो है वो 200 करोड़ प्लस इस साल होगा। ठीक है सर, बैकग्राउंड कंटिन्यू करें। तो उसके बाद मैंने जो है वो सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग में मैं आ गया। तो मैंने अपनी जर्नी जो है DNV एक कंपनी है, डे नॉस्की वेरिटास, नॉर्वेजियन कंपनी है, उनसे मैंने शुरुआत किया। और जब उस कंपनी में मैं काम करता था तो इंस्पेक्शन करता था, सर्टिफिकेशन करता था, ट्रेनिंग करता था। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली अमेरिका जाने की, जहाँ पे एक ऑटोमोटिव का कोर्स होता था, उसमें बड़ा प्रेस्टिजियस था, अभी भी है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप AIAG ने बनाया है। उस समय QS 9000 एक कोर्स होता था, जिसको कि जनरल मोटर, फोर्ड और क्राइसलर, डैमलर क्राइसलर ने सब्सक्राइब किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे जो सप्लायर्स हैं उनका सर्टिफिकेशन होगा QS 9000, तभी वो हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो उसके ऑडिटर्स बहुत कम थे दुनिया में, और इंडिया से भी लोग जाते थे, बहुत कम पास होते थे। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी DNV ने दिया, मैं उनको बहुत थैंक यू बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि और भी लोग थे जो जा सकते थे और पास कर सकते थे, लेकिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई। तो 1997 में मैं क्वालिफाई हुआ। सर एक चीज जानना अमेरिका में। चाहूंगा, आपको ये अपॉर्चुनिटी दी, मतलब द कोर्स वाज स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी। जी, कोर्स वाज स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी। तो ऐसा आप क्या करते थे बाकी लोगों से अलग कि आपको कंपनी ने स्पॉन्सर किया? देखिए, मैं अब अपने बारे में बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है और बताना कल्चरली भी ठीक नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं औरों से थोड़ा अलग इसलिए हूँ क्योंकि मैं जो हो रहा है उसको मैं चैलेंज करता हूँ कि ऐसे क्यों हो रहा है। मुझे कई बार ये भी चैलेंज करने का मन करता है कि हमारे 2 हाथ क्यों हैं, 2 पैर क्यों हैं, हम क्यों नहीं, मतलब 3 क्यों नहीं हैं या 4 क्यों नहीं हैं, या हम पैरों के बल क्यों क्यों चलते हैं। तो चैलेंज करता हूँ मैं स्टेटस को, जिसको बोलते हैं। बहुत से प्रोफेशनल स्टेटस को चैलेंज नहीं करते हैं, जो हो रहा है वो होने देते हैं। तो वो एक मेरे हिसाब से समस्या है, क्योंकि फिर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी ने मुझे सेलेक्ट किया, मुझे लगता है कि मैं उनके हिसाब से मैं थोड़ा अलग था और इस कोर्स को पास कर सकता था। उससे पहले मुझे पता है कि मेरे जो बॉस थे उन्होंने मुझसे पूछा था, कई लोग थे, उन्होंने पूछा था कि ये QS 9000 का कोर्स है अमेरिका में, डिट्रॉयट में, कौन जाना चाहेगा जिसको लगता है वो पास कर जाए। क्योंकि उस समय 10 में 1 आदमी पास होता था, 10 में 1। 10 में 1 जी। तो बहुत से लोग बैठे हुए थे, वो सब भी पास कर सकते थे, लेकिन मैंने हाथ उठाया कि भाई मैं पास कर जाऊंगा। तो पहला हाथ आपका उठा था, जी याद है आपको? हाँ बिल्कुल, और मुझे पता नहीं था कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मैं कर जाऊंगा। तो मैं वहाँ गया और मैं पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। अक्सर अगर हम लोगों के बीच में बैठते, इवन आप भी जाते होंगे, कुछ पूछते होंगे कि कौन जाएगा इस साइड पे, तो हाथ खड़े करने वाले मिलते हैं उसमें या सबके हाथ नीचे रहते हैं? नीचे रहते हैं, ज़्यादातर लोगों के हाथ नीचे रहते हैं, क्योंकि लोग आजकल जो लोग हैं वो काम करना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि वो चाहते सब कुछ जीवन में, सारी सुख सुविधा चाहते हैं, ढेर सारा इंक्रीमेंट चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि कमी। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे आपने एक पॉइंट को गौर किया या नहीं किया, बट इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करके देता हूँ। सर ने बताया कि बहुत सारे लोग हाथ ऊपर नहीं उठाते, इवन उठाते ही नहीं, बट उनकी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो यहाँ पे अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहे स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई काम आपको टास्क दिया जाता है, तो आपको हाथ सबसे पहले उठाना है। चाहे आपके अंदर डर है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या आप जानते हो कि ये कर पाओगे बट आपको लग रहा है कि यार कोई और नहीं उठा रहा है तो मैं क्यों उठाऊं, तो आपको अपना हाथ ऊपर उठाना है। आपको इनिशिएटिव लेना है, फर्स्ट स्टेप कि आप जाओ, तो बोलो तो कि मैं करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप एक स्टेप आगे हो गए हैं बाकी लोगों से, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। सर अगर मैं कहीं गलत गया तो आप बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, और आज ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में है कि, और ये जो डिप्रेशन है और जो मेंटल हेल्थ चैलेंज आजकल आ रहा है वो क्यों आता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपकी एक्सपेक्टेशन में और जो रियलिटी है वो गैप जब बढ़ता है, तब आप मानसिक अवसाद के शिकार होते हैं। आप तभी शिकार होंगे जब आपको लगता है कि मैं तो बहुत काबिल हूँ, मेरी सैलरी तो X होनी चाहिए और आपको मिलता है X/10 है। तो ये रियलिटी और जो हमारा परसेप्शन है अपने बारे में खुद को लेकर के, इसमें जब गैप बढ़ेगा तो आपको मेंटल इश्यूज आएंगे, मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे। सर ये मेंटल हेल्थ आजकल लोगों में बहुत कॉमन हो गया है।
इवन आप किसी से भी बात करें वो कहता है, अरे यार मेरे को बड़ा डिप्रेशन सा फील हो रहा है। मतलब हर इंसान की ये कहानी है। जी। आई पर्सनली टेल यू, मेरे को ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता है, बिकॉज आई कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड कि ये सोचने का टाइम ही ना मिले। तो आपके साथ क्या कभी ऐसा मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन वाला फेज नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। और मैं मानता हूँ कि जो डिप्रेशन है वो प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैंने बहुत ध्यान से देखा है, मैं काफ़ी लोगों के साथ काम करता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं लोगों के साथ काम करता हूँ। मैं कंप्यूटर पे और मेल पे और एक्सेल पे और पीपीटी पे थोड़ा कमज़ोर भी हूँ। हो सकता है इसलिए भी भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया लोगों के साथ काम करने की। तो जब आप लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये आदमी काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। तो ये जो मानसिक अवसाद है, जो डिप्रेशन है, उसकी मेन वजह ये है कि लोग काम नहीं करते हैं और लोगों को ये लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर वो करते भी हैं तो लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मुझे जो रिटर्न है वो कम मिल रहा है, या जो दूसरा व्यक्ति है उसको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है मेरे से कम काम करके। तो ये एक सापेक्ष बात है, ये कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में डिस्कशन नहीं है, लेकिन ये दिक्कत है और इसीलिए लोगों को डिप्रेशन होता है मेरे ख्याल से। वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन अब आप इसका समाधान भी बताइए। अगर किसी को लग रहा है कि दूसरे वाले को सैलरी ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, तो उसको क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है और मेरे विचार जो हैं बहुत अलग हैं। लोगों को डिप्रेशन से बचना है, वो अपने को फुल्ली इंगेज रखें। और कुछ मिथ हमने दिमाग में बनाए हुए हैं, कुछ भ्रांतियां हमारे दिमाग में हैं, क्योंकि हम इंडिया में हैं जहां 65% लोग जो हैं वो यूथ हैं और हमें पता है कि इकॉनमी हमारी 7-8% जीडीपी हमारी बढ़ रही है और हम लोग हैं 5 ट्रिलियन हो जाएंगे 2047 तक। लोग बोलते हैं कि 50 ट्रिलियन हो जाएंगे, हो सकता है हो भी जाए और हो भी जाएंगे मुझे लगता है। लेकिन जो मिथ हमने दिमाग में पाल रखा है उससे बहुत समस्या है। पहला मिथ तो ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस, कि 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे एंजॉय करेंगे, 8 घंटा सोएंगे। ये बकवास है। मुझे लगता है आदमी काम करे और सोए और कुछ नहीं करे। और एंजॉयमेंट? यही तो प्रश्न है। वो जो एंजॉयमेंट है ना, दैट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर वर्क, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर हैविंग मेंटल डिसऑर्डर or having depression are the people who do not enjoy their work. If you enjoy your work, then the limit of working 8 hours does not exist. You can work for 24 hours a day. You can work 36 hours continuously. There would be days when you can work 72 hours without getting tired. ये सब खेल जो है वो काम को enjoy करने का है, और जब आप काम को enjoy करेंगे तो न थकेंगे न मानसिक अवसाद का शिकार होंगे। आप काम को एंजॉय नहीं करते फिर तो काम तो मतलब रहा ही नहीं ना। फिर तो क्या है, मतलब आए आप ऑफिस में, एक पंच कर दिया, अब लंच का वेट करने लगे, अब जब लंच किया तो दूसरे पंच का वेट करने लगे, तो मतलब 2 पंच हो गया, 1 लंच हो गया, बीच में बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत काम हुआ। फिर आप घर पे गए, काम को आपने एंजॉय नहीं किया, काम में कुछ आपने अचीव नहीं किया, मेल यहाँ किया या आपने यहाँ फॉरवर्ड कर दिया, काम कुछ हुआ नहीं। काम में ही आपने काम खोज लिया, 1 मेल आई आपने 2 वापस कर दिया, 2 मेल आई आपने 4 जगह फॉरवर्ड कर दिया। किसी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाया, काम का कोई नुकसान नहीं हुआ, काम वैसे ही रह गया। फिर आप घर चले गए, अब घर चले गए तो वहाँ पे आपको छोटी बात बड़ी लग रही है। छोटी बात का मतलब हो सकता है कि भाई खाना बनाओ उसमें नमक ज़्यादा हो सकता है कि चाय में चीनी कम हो सकता है कि टीवी पे आज आपका पसंदीदा चैनल ना आ रहा हो, टाटा स्काई का रिचार्ज ना हुआ हो। तब आपको छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं अगर आप काम में कुछ अचीव नहीं करते। मेरा ऐसा मानना है, ऐसे बहुत से लोग मुझे पता है मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, बट मेरा अपना अनुभव है कि अगर आप काम कर रहे हैं और अचीव कर रहे हैं और वर्क प्लेस पे यू आर वांटेड, लोग आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आप काम कर रहे हैं, तो आप मेंटल डिप्रेशन से दूर हैं। सर, जितने लोग काम में बिलीव करते हैं, वर्क में बिलीव करते हैं, वो इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे, बिकॉज उनके लिए वर्क पैशन है और वही एंजॉयमेंट है। और आई गेस अगर आप में से कुछ लोग काम को सिर्फ काम की तरीके से देखते हो, एंजॉयमेंट की तरह से नहीं देखते हो, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि गैप कहाँ आ रहा है। सो यू हैव टू टेक लेसन फ्रॉम दिस इंटरव्यू, जिससे कि आप अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकें, आप अपने करियर में आगे जा सकें।
सर, हम आपके बैकग्राउंड में बात कर रहे थे, आज हमारा बैकग्राउंड ही लंबा चल रहा है। अक्सर करके बैकग्राउंड 1 मिनट या 1.5 मिनट का रहता है, तो अभी आपके बैकग्राउंड की ही चर्चा हो रही है, बाकी क्वेश्चंस तो बाद में आएंगे। तो बैकग्राउंड में हम कंटिन्यू कर रहे थे कि आपने सूर्या रोशनी में काम किया, फिर आपको कंपनी ने आपको भेज दिया यूएस फॉर सर्टिफिकेशन। जी। इसके आगे कंटिन्यू करें। तो डेनॉस की वेरिटास में था, तो मैं वहाँ यूएस गया, वहाँ से क्वालिफाई होके आया। फिर वो कोर्स कई बार हुआ, कई बार मैं गया, हर बार मैं क्वालिफाई होता गया, कभी मैं फेल नहीं हुआ। तो मुझे भी लगने लगा कि मैं अब बहुत काबिल हो गया हूँ। अच्छा। तो फिर एक बार 2001 में जब सितंबर 11 हुआ, तो मैं थाईलैंड गया उसी कोर्स को करने के लिए। तो ये कोर्स अलग अलग कंट्री में जाते थे करने के लिए या कैसे? ज़्यादातर यूएस में ही होता था, एक बार वो थाईलैंड में भी हुआ। अच्छा। तो वहाँ मैं गया उसी जगह जब सितंबर 11 हुआ था। तो आई वॉज इन द फ्लाइट जब सितंबर 11 हुआ। उस समय नाइट था, यूएस का सुबह था जब ये सितंबर 11 हुआ। तो खैर मैं वहाँ पहुँचा, वो कोर्स हुआ। तो उस समय एक नया स्टैंडर्ड लॉन्च हुआ था, TS16949, जो QS 9000 की तरह ही था। और वो सिर्फ 1 साल के लिए था, 1999 वर्जन था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस कोर्स में 13 लोग थे, और वहाँ से भी एक ही आदमी पास हुआ, वो मैं था। तो जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी कंपनी को बताया कि भाई मैं ही पास हुआ हूँ। तो कंपनी ने मेरे लिए फिर यहाँ पे बहुत बड़ी एक पार्टी रखी ताज मानसिंह होटल में, टॉप पे, 2001 में। और 300-400 लोग आए, और कंपनी ने मुझे फैसिलिटेट किया कि भाई ये हमारे ऑडिटर हैं और इन्होंने पास कर लिया कोर्स। मुझे भी लगा कि मतलब अब मैं ही हूँ, बाकी लोग तो नहीं पास कर पाए। यंग था मैं उस समय, खैर अभी भी अपने को यंग ही समझता हूँ मैं, एज इज जस्ट ए नंबर। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने देखा कि मैं लोगों से ये बोलने लगा कि भाई अब मुझे प्रमोट किया जाए। खुद से? जी। मैंने अपने लोगों से बोला कि भाई मुझे प्रमोट किया जाए, क्योंकि अब मैं बहुत काबिल हो गया हूँ और मैं ही ये कोर्स पास कर पा रहा हूँ। तो मेरी कंपनी ने मुझे प्रमोट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको न दी जाती तो आप कैसे पास कर पाते। एग्जैक्टली। जो अब मुझे लगता है कि वो सही थे। तो मैंने फिर कहा नहीं मुझे तो प्रमोट करना चाहिए आपको। तो उन्होंने कुछ किया भी, लेकिन वो उस हिसाब से उन्होंने नहीं किया जैसा मैं चाहता हूँ। आप जैसा चाहते हैं? जी, जैसा आजकल यंगस्टर भी चाहते हैं। तो फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। मुझे उन्होंने बहुत रोका, मैं फिर रुका नहीं, और फिर मैं चला गया। एक कंपनी थी यहाँ पे, मैंने ग्रीन फील्ड से स्टार्ट किया, AQSR। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा जी। उस समय आपने, कंपनी ने आपको मौका दिया, आपने सीखा, सीखने के बाद आपने डिमांड की कंपनी से, और कंपनी ने डिमांड फुलफिल कुछ हद तक की। बहुत, हाँ, कुछ अब नहीं, अब मुझे लगता है काफ़ी हद तक किया, उस समय लगता था बहुत कम किया। अब आपको लगता है कि वो हद बहुत ज़्यादा है? हाँ। तो इसमें आप एक मैसेज दे दीजिए हमारे ऑडियंस को, डायरेक्ट मैसेज, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे ऑडियंस इंटेलिजेंट होती है, उनका IQ लेवल अच्छा होता है, कुछ ऑडियंस लेवल का IQ लेवल कम होता है, तो हमें उनको हर बार डायरेक्ट भी बतानी चाहिए। उसमें मेरा ये कहना है कि जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये पे ज्वाइन किया और 1 साल में आपको ऑफर मिल गया 30,000 रुपये का, तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन का इंक्रीमेंट हुआ, आपका थोड़ी ही हुआ, क्योंकि आपकी तो वैल्यू 10,000 थी जब आपने ज्वाइन किया। तो आप ये हमेशा सोचिए कि आज 30,000 रुपये अगर 1 साल के बाद आपको ऑफर हो रहा है, तो ये इसलिए ऑफर हो रहा है कि 10,000 रुपये का ऑफर आपको 1 साल पहले इस संस्था ने दिया था। तो पहले आप उस संस्था को करके दिखाइए, जो पैसा आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको वापस करिए मतलब कुछ काम ऐसा करके जाइए जो आपको सिखाया गया। और 1 साल का तो टाइम बहुत कम होता है। आज की जनरेशन में क्या है कि 1 साल में वो सोचते हैं कि अब मैं छोड़ दूँ, फिर अगले साल सोचते हैं छोड़ दूँ, फिर सोचते हैं छोड़ दूँ। तो ये छोड़ने का खेल जो है बुरा नहीं है, कई बार लोगों को छोड़ना भी पड़ता है अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके पूरी तरह से अपने को इक्विप करिए, सारा नॉलेज लीजिए। अभिमन्यु मत बनिए कि मतलब चक्रव्यूह तोड़ मत पाइए, पूरा आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में और प्रोफेशनली अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रह के सारी चीज़ें सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, बैकग्राउंड। तो AQSR में मैं था, वहाँ मैंने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट शुरू किया। उस समय बहुत कम कंपनीज थी जो कि नए सिरे से शुरू करती थी। हम लोगों ने बिल्कुल बेसमेंट में ऑफिस लिया, काम शुरू किया, और 4 साल के अंदर ऐसा लगने नहीं लगा, ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर फील्ड में, ऑटोमोटिव में, हम लोग मार्केट लीडर हो गए इंडिया में।
2002 से लेकर 2006 तक। कंपनी का नाम? AQSR, अमेरिकन क्वालिटी सिस्टम रजिस्ट्रार। फिर 2006 में पता चला कि जो AQSR कंपनी है उसको एक दूसरी कंपनी ने खरीद लिया और वो लोग मुझे हेड नहीं बना रहे थे, तो मैंने फिर छोड़ के एक कंपनी ब्रिटिश स्टैंडर्ड है BSI, वो मैंने ज्वाइन कर लिया और BSI ने मुझे डायरेक्टर स्ट्रैटेजिक बिजनेस बनाया इंडिया का 2006 में। फिर 2007-8 में उन्होंने मुझे प्रमोट किया एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया और मैं चला गया सिंगापुर, मलेशिया। उस समय सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस और मुझे लगता है वियतनाम भी था और इंडोनेशिया। ये 5 कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास थी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि सिंगापुर में काफ़ी लोग मैकेनाइज्ड हैं, वो मशीन की तरह काम करते हैं। मलेशिया जाता था तो वहाँ कुछ लगता था कि हमारी तरह लोग हैं जो काम भी करते हैं और नहीं भी करते हैं, काम की बात करते हैं। सिंगापुर में केवल काम ही करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। हालांकि मैं वहाँ काफ़ी सक्सेसफुल था। तो 1 साल में मैंने ये निर्णय लिया कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ, मैं तो बड़ा देसी टाइप आदमी हूँ और वहीं चलूँगा, इंडिया में वहीं काम करूँगा। तो मैंने फिर वहाँ रिज़ाइन कर दिया। तो उस समय मेरे पास ऑफ़र आया एक नई कंपनी का, मूडी इंटरनेशनल का, उनका कंट्री डायरेक्टर बनने का यहाँ। ये 2010 की बात है। तो जब मैं आ रहा था फ्लाइट में तो ही मेरी मुलाकात इस कंपनी के MD से हुई, जो कि इंडिया आ रहे थे और उनको किसी से मिलना था ये कंपनी खोलने के लिए यहाँ। दे वांटेड टू स्टार्ट दिस ऑपरेशन इन इंडिया। तो उसी फ्लाइट में मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरा बैकग्राउंड जाना, मैंने उनको जाना, तो उन्होंने कहा कि हम ये काम साथ में कर सकते हैं। तो फिर वो यहाँ आए तो हम लोगों ने ये कंपनी सितंबर 2010 में शुरू किया, क्वालिटी ऑस्ट्रिया, जिसका कि हम लोगों ने इनाग्रेशन किया 1 सितंबर को, विच वॉज अटेंडेड बाई ऑलमोस्ट 250 पीपल और वो हमारा लॉन्च था 2010 में। तो जो 2010 में QACI स्टार्ट हुआ। जी सर, अभी जैसे कि हम लोग चाय पे बात कर रहे थे, कॉफ़ी के ऊपर, अनलॉकिंग द पोटेंशियल। तो किसी को अगर अपना पोटेंशियल अनलॉक करना है तो वो किस तरीके से अनलॉक कर सकता है? देखिए, जो कस्टमरी ज्ञान है जो सब लोग देते हैं, खूब मेहनत से पढ़ो और पढ़ाई में अच्छे हो जाओ या खेलने में अच्छे हो जाओ या म्यूजिक बजाने लगो, ये तो सबको पता है। इनिशिएटिव होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, सब सबको पता है। मेरे ख्याल से जो अनलॉकिंग द पोटेंशियल है उसके पीछे का जो सोच है वो ये है कि हर व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा है, पोटेंशियल है, उसको आपको, और वही जीवन में सफलता का मंत्र भी है। और वही अगर हो जाएगा तो आप बोलोगे कि मैं सफल हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। अदरवाइज सक्सेस की भी डेफिनेशन बहुत अलग अलग हो जाएगी। तो अनलॉकिंग द पोटेंशियल में 3 स्टेप हैं। पहला, क्योंकि देखिए हर आदमी का पोटेंशियल अलग अलग है, बिल्कुल, हर आदमी को भगवान ने ना क्वेश्चन पेपर अलग अलग लिख के दिया है। क्वेश्चन वही होते हैं, सीक्वेंसिंग अलग होती है। जैसे कि मेरा क्वेश्चन मान लीजिए 20 साल में टफ आ गया, मैं फेल हो गया 20 साल में, सोचूंगा अरे 20 साल में मैं फेल हो गया और आप पास हो गए। तो हो सकता है कि मैं 40 में मेरा आसान रहा, 40 में आपका टफ आ जाए, बिल्कुल, फिर 50 में मेरा टफ आ जाए, आपका आसान आ जाए। तो ओवरऑल जो आपकी प्रतिभा है ना, वो अगर जो आपका जीवन काल है 70 साल, 80 साल या 100 साल, आप पहुंच जाएंगे वहाँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, सीक्वेंसिंग। अगर आप कहीं फेल हो रहे हैं सो डोंट थिंक कि आप फेल ही हो रहे हैं, आपका सीक्वेंसिंग अभी फेल का है, पास होना बाकी है। सो आपको एनर्जी मेंटेन करके रखनी है, अपने आप को इंस्पायर्ड रखना है, जिससे आप ग्रो करें। आज ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, कल आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे। ये सर 3 स्टेप है। पहला, नो योरसेल्फ, क्योंकि कई बार हम अपने आप को नहीं समझ पाते हमें चाहिए क्या। हमारा दोस्त कर रहा है MBA सेल्स मार्केटिंग में, मैंने भी कर लिया, क्योंकि उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है। नहीं, माँ बाप ने कहा देखो वो MBA कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? क्या ठीक कर लेते हैं। कह रहे वो क्लैट क्वालिफाई कर लिया, लॉ कर रहा है, तुम भी करो लॉ। कहे वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तुम भी करो। कहे वो मेडिकल कर रहा है। तो हमें पता नहीं होता है कि हम चाहते क्या है। सो नो योरसेल्फ, और नो योरसेल्फ का मंत्र है, आप अपने को जानते हैं कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप थक नहीं रहे हैं, खुश हैं आप, इसका मतलब यू नो योरसेल्फ। द सेकंड पॉइंट इज बिकम योरसेल्फ, कि जो आप है वो बन जाइए। और थर्ड है
बेंचमार्क, अब मुझे किसकी तरह बनना है। मान लीजिए मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और मैं खेल के थक नहीं रहा हूँ 10 घंटा, तो मुझे क्रिकेट ही खेलना है। मुझे बैटिंग पसंद है तो मैं बैटिंग ही करूँगा, बन जाऊँगा बैट्समैन। फिर मैं सोचूंगा कि मुझे विराट कोहली बनना है। मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं बोला मैं विराट कोहली बनूंगा। मैंने फोटो लगा लिया बेडरूम में, तो माँ बाप बोलने लगे रिश्तेदारों से कि मेरा बेटा तो विराट कोहली बनेगा। बेटे को क्रिकेट खेलना पसंद ही नहीं है। सो नो योर सेल्फ, बिकम योर सेल्फ एंड देन पुट दी बेंचमार्क कि मुझे ये बनना है। हमारे यहाँ पे कई बार वो प्रोसेस रिवर्स होता है। पहले हम बेंचमार्क बना देते हैं कि मुझे ये बनना है। कि देखो त्रिपाठी जी का बेटा इंजीनियरिंग में आ गया, तुम तो आ ही नहीं रहे हो, या वो मेडिकल कर लिया, तुम तो कर ही नहीं रहे हो। हालांकि इस बात को आजकल की जनरेशन ने बहुत मिसयूज भी किया है, क्योंकि कई बार हमारी जनरेशन को ये भी नहीं पता होता, यंगर जनरेशन को, उनको करना क्या है। तब फिर उनको बताना पड़ता है माँ बाप को कि तुम ये हो, क्योंकि ये जानना कि मैं क्या हूँ अपने आप में बहुत गूढ़ सब्जेक्ट है। पूरा जीवन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता लोगों को कि वो करना क्या चाहते हैं। फिर भी करते रहते हैं, नौकरी पा जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, EMI पे करते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, मूवी जाते हैं, विदेश भी घूमने जा सकते हैं, घर भी बना लेते हैं, उसी को हम सक्सेस समझ लेते हैं। बट अनलेस वी नो योरसेल्फ कि आप हैं क्या, और फिर वो बन जाइए, और फिर बेंचमार्क रखिए कि मुझे ये बनना है। मुझे भी मेरे ख्याल से लगता है, मुझे 34 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ। 34 ईयर्स। और आप मुझसे पूछे कब मुझे लगा कि मैं क्या हूँ, मुझे 2010-11 के आसपास लगा कि ये जो मैं टेक्निकल काम करता हूँ ना, ऑडिट ये सब मुझे पसंद नहीं है। क्या करता हूँ, ऑडिट करता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, क्या ये सब है। लोग तो पता नहीं सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। नो डिसरिस्पेक्ट फॉर द प्रोफेशन, क्योंकि अभी भी कई ऑडिटर्स हैं, कई ट्रेनर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उससे बहुत वैल्यू एडिशन होता है। मुझे लगा अपने लिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे तो आई एम नॉट एंजॉइंग दिस। तो मैंने कहा मैं क्या एंजॉय करता हूँ, जब मैं किसी से मिलता हूँ, जाता हूँ मिलने, तो मैं बड़ा खुश रहता हूँ, गाड़ी में बैठ के मिलने जा रहा हूँ, फिर उससे मिलता हूँ, बिजनेस की बात करता हूँ, फिर मुझे कहता है आप अपना कोटेशन भेजिए, मैं कोटेशन भेजता हूँ, वो साइन करके मुझे देता है, बताता हाँ यार ये ऑर्डर मेरा आ गया। तो मैं तो लगता है मैं सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट का आदमी। ये मुझे पता चला त्रिपाठी जी करीब 20 साल काम करने के बाद। तो नोइंग योर सेल्फ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ये आसान नहीं है। बट इफ यू नो दैट यू हैव टू नो योर सेल्फ, देन यू विल नो योर सेल्फ, अदरवाइज होल लाइफ विल पास, you would not know yourself. Know yourself, become yourself, and then put the benchmark where exactly you want to go. तो नो योरसेल्फ पहले हमने अपने पहचान लिया कि हम अंदर क्या टैलेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम इस चीज़ के लिए बने हैं, जिसकी आपकी कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको लगता होगा कि वो इस चीज़ में बड़ा परफेक्ट जा रहे हैं, बट शायद आपकी आंखों में या उनके मैनेजर की आंखों में वो किसी अलग चीज़ के लिए बने होते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है कि उस कैंडिडेट को किसी और से पूछना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बेहतर हूँ, या उसका खुद का जो इंट्यूशन आ रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिए? बहुत सिंपल मैट्रिक्स है, आपके बारे में कोई और नहीं बता सकता। क्योंकि त्रिपाठी जी हम आप मान लीजिए दोस्त हो जाए बहुत खास, तभी मैं आपको जान नहीं पाऊंगा कि आप क्या हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना, क्योंकि आप तो अकेले हैं, मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ। ठीक है, रात में जब मैं सोता हूँ ना तो मैं अकेला होता हूँ, जब मैं कमरे में अकेला हूँ तो अकेला होता हूँ। मैं खुद सोचता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मुझे किन चीज़ों से डर लगता है, मेरे फियर्स होंगे ना। इतना मैं फियरफुल हूँ कुछ चीज़ों को लेकर के मैं किसी से बताता भी नहीं हूँ, क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं। तो आदमी को जानना बहुत डिफिकल्ट है। मुझे भी कोई नहीं जानता, मुझे लगता कुछ लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे, आपको भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये तो हम लूजली बोलते हैं, अरे मेरे बहुत से दोस्त हैं, आई नो सो मेनी पीपल, आई हैव 100 ऑफ फ्रेंड, नहीं जानते। तो इसका सिंपल मैट्रिक्स है कि अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपके सुपरवाइजर की जिम्मेदारी नहीं है आपको बताने के लिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। ना आपका टीचर बता पाएगा, ना आपके माँ बाप बता पाएंगे, ना कोई बता पाएगा, सिर्फ आप बता पाएंगे। उसका इंडिकेटर क्या है कि जब आप घर जाएं या जब आप काम करें, आप मस्ती कर रहे हो, खुश रह रहे हो, आपको जल्दी नहीं है कि वो पंच करना 6 बजे, जल्दी नहीं है, काम कर रहे हो आपको उस सैटरडे संडे का इंतजार नहीं है। बारिश हो रही है तो आप ये नहीं करो कि बारिश है तो आज मैं लेट जाऊंगा, अरे बारिश से तो पहले निकल जाएंगे अगर इन काम को एंजॉय कर रहे हैं तो।
बराबर, नहीं, बिल्कुल। ये नहीं बोलेंगे आजकल कांवड़ वालों का यार बहुत भीड़ भाड़ है तो 2-3 दिन में छुट्टी कर लेता हूँ यार, ये कांवड़ वाले बहुत बदमाशी करते हैं। 2-3 दिन कंपनी में रुक जाएंगे। हाँ, मैंने सुना था एक आदमी का कार था वो टच हो गया था, कार तोड़ दिया उन्होंने, बताओ ऐसा कांड हो गया था। तो मैं घर ही रहूँगा यार, सेफ रहूँगा। या आजकल ठंड बहुत पड़ रहा है तो मैं नहीं जाऊँगा ऑफिस 2-3 दिन, या गर्मी बहुत पड़ रही है नहीं जाऊँगा। जो इस तरह के ट्रिवियल इश्यूज़ हैं ना, अगर ये आपको बॉदर कर रहे हैं इसका मतलब कि यू आर नॉट एंजॉइंग योर वर्क। एग्जैक्ट। काम को जो आदमी एंजॉय करेगा उसके लिए ये सब रीज़न कभी भी ठीक नहीं है। जैसे कि आप कंपनी में एमडी की पोजीशन पे हैं, वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, हर कंपनी में आते हैं। तो कोई बिगेस्ट चैलेंज जो आपने फेस किया है और कैसे आपने उस चैलेंज को ओवरकम किया? देखिए, व्हेन यू आर एमडी ऑफ ए कंपनी, वो चैलेंज जो है वो वन टाइम अफेयर नहीं है, राइट? आपके पास हमेशा ही चैलेंज रहता है, और आपके पास चैलेंज अगर नहीं है तो इसका मतलब देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद यू और द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस आर रन बाय टू ब्रॉड थिंग्स. वन, you have challenges which you have to mitigate, minimize, if not eliminate. And then you have opportunities which you have to maximize all the time. ये पूरा खेल challenge and opportunity का है. So anybody who is head of the organization, like me, I have to believe that every challenge brings an opportunity. सबसे बड़ा चैलेंज जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो ह्यूमन कैपिटल का है. हाउ डू यू मैनेज योर पीपल? क्योंकि ये सब बातें हम करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन करेंगे, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास सर्विस देंगे, और कंपनी में जो है वो ग्रोथ होगा, ये सब तो हमारे इंटेंशंस हैं. ये सब होगा कैसे? अनलेस वी हैव पीपल हु आर मोटिवेटेड, अनलेस वी हैव ह्यूमन कैपिटल हु इज सफिशिएंटली ट्रेन्ड, मोटिवेटेड, अलाइंड, इंटीग्रेटेड, एंड कन्वर्जेंट टू एन आइडिया. तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा रहता है, और ये एक टाइम चैलेंज नहीं है, ये पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा. हाउ डू वी मैनेज आवर पीपल? हाउ डू यू मेक श्योर दैट दे आर मोटिवेटेड, दे आर अलाइंड, दे थिंक लाइक सेम, दे लुक एट ए कॉमन गोल? तो ये चलता रहता है, और इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप लोगों से बात करें, कम्युनिकेट. जब से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है तब से ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि हमने लोगों से कम्युनिकेशन कम कर दिया. और हम जो कम्युनिकेशन मानते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल, फेसबुक, लिंक्डइन, राइट, ये सब जो है वो इंफॉर्मेशन, राइट, और ये सब इंफॉर्मेशन आपको अनटेस्टेड, अनट्राइड, अनरियलिस्टिक कई बार आपके पास आती हैं. सो यू आर बम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन विच इज नॉट करेक्ट, एंड देन देयर इज एवरी चांस दैट यू गेट लॉस्ट. आपके पास ये होता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है, आपको बम्बार्ड किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन से कि ये लो, ये लो, ये लो. अब सब कुछ आपके पास आ रहा है, जा कुछ नहीं रहा आपसे. तो आपको या तो इससे दूर रहिए, या इसको देखिए तो समझिए जैसे कोई OTT प्लेटफॉर्म पे आप मूवी देख रहे हैं वैसे देखिए. बट जो लर्निंग और जो आप लोगों के साथ काम कर पाएंगे वो तब होगा जब आप लोगों से बात करें, लोगों के पास जाएं, उनको बुलाएं, सामने बैठें, बात करें, उनको समझें, अपनी बात समझाएं, उनकी बात समझें, तब आप आगे बढ़ेंगे. सर, जैसे आपने बताया कि आप फ्लाइट में जब इंडिया आ रहे थे, आपकी मुलाकात हुई इस कंपनी के एमडी से, उन्होंने आपको ऑफर किया कि आप इंडिया में ये स्टार्ट करना चाहते हैं, और उनको आप राइट पर्सन लगे. सो डू यू थिंक इट वाज मेंट टू बी और इट वाज बाय चांस? नहीं, ऐसी चीज़ें बाई चांस बिल्कुल नहीं होती हैं. ऐसी चीज़ें तभी होती हैं जब आप ऐसा सोचते हैं कैसा होगा. क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस फ्लाइट में वो नहीं मिले होते तो मैं ये काम नहीं करता. हो सकता मैं किसी और के साथ करता, क्योंकि मुझे तो ये करना ही था. तो पहला सवाल ये होता है कि आपको करना क्या है. जब आपने ये ठान लिया कि आपको करना है तो रास्ते खुद बनेंगे. अगर मुझे करना ही नहीं होता और वो मिलते तो भी मैं नहीं करता. अगर मैं खुश रहता कि हाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, चीज़ें अच्छी चल रही हैं, वाई शुड आई डू इट, और एक्चुअली चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी. जितने पैसे उस समय मुझे मिलते थे सिंगापुर में, उतने पैसे आज नहीं मिलते हैं. एक्चुअली 2010 की बात बता रहा हूँ आपको. जितनी सैलरी उस समय मेरे बैंक में आती थी, यस आई एम राइट, उतनी सैलरी अभी बैंक में नहीं आती है. ये ओनर्स के साथ होता है, Right. आई कैन कोरिलेट दिस. तो ये होना था इसलिए नहीं हुआ. हाँ.
ये मैं चाहता था ऐसा हो इसलिए हुआ। बिल्कुल। तो आपके चाहना जो है, आपका चाहना जो है ना, वो होने के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। पहले आप चाहिए, फिर चीज़ें होंगी। बिल्कुल। आप चाहेंगे भी नहीं और ऐसा बाई चांस कोई अपॉर्चुनिटी आएगी भी तो आप उसको रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं। तो चाहना पहले है, डिज़ायर एंड देन डिज़र्व, डिज़ायर एंड देन डिज़र्व। मतलब अगर आपने सोचा ही नहीं था आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना हाँ, है, तो कैसे करते हैं? तो आप उस तरीके की कन्वर्सेशन उधर जाती ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं, जाती नहीं। फिर आप अपने में मस्त रहते, हो सकता है आप उसमें नेटफ्लिक्स या कुछ इंटरनेट पे हाँ। कुछ देखते, टाइम स्पेंड करते, बिल्कुल। एंड उनसे हाय हेलो करके इधर निकल जाता टाइम। सर अभी आपने बात किया व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल कि मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है सोशल मीडिया की तरफ से, इंटरनेट के माध्यम से, और अक्सर करके यूथ की हम बात करें, और सिर्फ यूथ ही नहीं, हर एक कैटेगरी का लोग आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम है उनका। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे ऑडियंस को कि वो किस तरीके से खुद को बैलेंस्ड रखे जिससे उसका टाइम जो है वो पॉजिटिवली यूटिलाइज हो? देखिए, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों का और आगे और भी बढ़ेगा। स्क्रीन टाइम का जो इमीडिएट नुकसान मेरे हिसाब से है वो ये है कि आदमी अब क्रिएटिव कम हो रहा है और लोगों का जो लोगों से कनेक्शन है वो काफ़ी कम हो गया है। तो जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि हमारे ज़माने में हमारी पीढ़ी के लोग बहुत उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग एक सब्जेक्ट के बारे में होती थी। ठीक है, जैसे हम लोग अपने माँ बाप के बारे में ही नहीं जानते थे, अपने चाचा चाची, बुआ, फूफा जी, मौसी, मौसा, नानी, नाना, दादा, दादी सबको जानते थे, क्योंकि हमें बात करने के लिए वही लोग हुआ करते थे। हाँ, हम उनसे बात करते थे, जाते थे, वो हमें समझते थे। अब हमारे पास ये जो चैनल्स हैं ये आ गए हैं, तो अगर मैं ये बोलूँगा ये ख़राब है तो मेरी बात कोई सुनेगा भी नहीं और बोलेगा कि हमारी जनरेशन अलग है, हम तो जेन जी हैं, हम तो मिलेनियल हैं, आप समझ रहे हो, ये सब भी चीज़ें आ गई हैं। तो मैं ये कहता ही नहीं कि ये ख़राब है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो सही नहीं है, मिसलीडिंग है। और हम अपना एक ओपिनियन अगर बना लें इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर तो दिक्कत होती है। मैं खुद बहुत टेक सेवी हूँ। मैं ईमेल तब यूज़ करता था जब कोई नहीं यूज़ करता था। इट वॉज वे बैक इन 1995 मैं ईमेल यूज़ करता था। मैं सूर्य रोशनी में काम करता था, ईमेल जस्ट आया था उस समय, तो हम लोग हॉटमेल पे अकाउंट बना के ईमेल करते थे। फिर बाद में मैं जब डीएनबी में आया तो वहाँ पे ईमेल अकाउंट बनना बहुत बड़ी बात होती थी, तो 10 लोगों में एक ईमेल अकाउंट था, वो मेरा था। मुझे ही लैपटॉप मिला था तो मैं उसमें ईमेल लगा, 4-5 लोग मेरे ईमेल आईडी में यूज़ करते थे। तो टेक्नोलॉजी सेवी होना, टेक सेवी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर आपके इमोशंस को रोक रही है, कम्युनिकेशन को बाधित कर रही है, तो आपको रुकना पड़ेगा। अदरवाइज आप एक सुपरफिशियल आदमी हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आपने बोल दिया, सामने वाला समझ लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं खुद कम से कम मेरा 3 से घंटा तो स्क्रीन टाइम है, 3 घंटा। ये 3 घंटा आपका स्क्रीन टाइम किस तरीके से जाता है? मैं एक्चुअली, हर आदमी का अपना एक तरीका होता है काम करने का, तो मैंने आजकल व्हाट्सएप को इस कंपनी में मैंने बहुत यूज़ किया। तो हमने अलग अलग ग्रुप बना के रखे हैं। टॉप मैनेजमेंट का जो लीडरशिप ग्रुप है, लीडरशिप का एक ग्रुप है, एक वर्किंग लीडरशिप का ग्रुप है, एक आउटस्टैंडिंग के लिए ग्रुप है, ऑपरेशंस के लिए ग्रुप है। तो जो जी हमारे बिजनेस के रिस्क हैं उसके लिए हमने ग्रुप बना के रखा हुआ, तो उस ग्रुप पे हम लोग जाके बात करते हैं। तो मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादा रहता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ लोगों को होना चाहिए, आप अपनी अपनी चॉइसेस हैं, तो उस तरीके से मैं भी यूज़ बट यू आर डूइंग इट फॉर वर्क। आप काम कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम जो दे रहे हैं या वर्क के लिए दे रहे हैं। आज की जनता स्क्रीन टाइम दे रही है नेटफ्लिक्स पे, आज की जनता दे रही है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ से लोगों के अंदर किसी के दूसरे का फोटो देखा कि वो तो सिंगापुर गया है घूमने के लिए, अरे वो कपल तो इसमें दुबई है, वो कपल तो इसमें मॉरिशस है, तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों से लोग आजकल बहुत ज़्यादा खुद को फील करते हैं कि मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे अंदर निगेटिविटी डेवलप हो रही है लोगों के अंदर। इसके पीछे जो रीज़न है त्रिपाठी जी, वो ये है कि आज का ज़माना जो है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है, और वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है वो हमारे सोशल मीडिया बिहेवियर में भी आ गया है।
जैसे मान लीजिए मैंने पोस्ट किया फेसबुक पे, अगर आपने मुझे थम्स अप किया तो मुझे अच्छा लगा, दिल बना के भेज दिया तो और अच्छा लगा। अगर आप मुझे जानते हैं, मुझे लग गया कि आपने देखा है और नहीं आपने रिएक्ट किया तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब यही चीज़ इंस्टाग्राम पे है, यही चीज़ और भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे है। तो ये इतना ग्रेटिफिकेशन मेरा हो रहा है कि जब मैं एक्चुअल काम करने आ रहा हूँ तो मेरी इच्छा बची नहीं रही है वहाँ से कुछ अचीव करने की। सारा ग्रेटिफिकेशन तो हो गया रात में 12-1 बजे तक। दोस्तों ने सबने लिख दिया ओके वेल डन, कि जो दिल वाला इमोजी क्यों हाँ, गया। लुकिंग क्यूट, लुकिंग ग्रेट, हाँ, वाओ, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, सब कुछ हो गया रात में 2 बजे तक। अब जब काम पे आ रहे हैं तो वहाँ पे तो हार्ड रियलिटी है हाँ, कि वो पूछेगा बॉस भाई किए क्या दिन भर, आज क्या अचीव हुआ, वो काम हुआ कि नहीं हुआ। तो वो अचीव करने की जो इच्छा है ना, वो जो डिज़ायर है टू एक्सेल, वो मेरी कम हो गई। और वो ऐसे कम होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है। इतना नेचुरल प्रोसेस है वो कम होने का, कब वो कम हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब वो कम हो गया तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में हिंड्रेंस आ गया। मैं अब ग्रो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो कहीं और ग्रो कर रहा हूँ। तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। जैसे आपने बोला कि देयर हैज टू बी बैलेंस, तो आपने कोई अगर फोटो डाला, मुझे नहीं पता आप डालते हैं या नहीं डालते हैं, डालता हूँ। डालते हैं, तो आपका जानने वाला अगर आपको वो इमोजीज और अच्छा नहीं लगता दे रहा है तो अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल अच्छा, ह्यूमन नेचर। मैं कहीं नहीं रहूँगा अच्छा नहीं लगता है, लगता है अच्छा। अच्छा लगता है। बट ये टाइम हमें देखना पड़ेगा क्योंकि वो अचीवमेंट अगर मेरे प्रोफेशनल अचीवमेंट के ऊपर भारी पड़ रहा है तो Then it is a problem. then there is a problem for me, and then I have all the reasons to introspect and think that मुझे रुकना है कि मैं तो आया हूँ काम करने के लिए ना, ये वाले काम करने के लिए। ये तो सेकेंडरी है। सेकेंडरी। अगर यही प्राइमरी हो गया तो ये सेकेंडरी हो गया तो फिर तो आई विल बिकम वेरी एवरेज अचीवर। आई वुड नेवर बी एबल टू अचीव व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू अचीव। कई कंपनी में मोबाइल की एंट्री बंद है कि मोबाइल लेके नहीं जाना। अगर आप बात करते हैं आईटी सेक्टर की, या अगर बात करते हैं आप कॉल सेंटर्स की, तो वहाँ पे मोबाइल लॉकर में रखवा दिया जाता है। और कई कंपनीज में लोग ऑफिस में आते हैं, मोबाइल लेके लगे पड़े हैं, अपना काम भी लैपटॉप खुला हुआ है, मोबाइल में लगे हैं। तो आपको क्या कहना है कंपनीज के लिए, उनको क्या यूज़ करना है, मोबाइल रखवा दें या मोबाइल एम्प्लॉय के पास रहे? रहना चाहिए एम्प्लॉय के पास। उनको कंटिन्यूअसली ये उनकी मेंटरिंग करते रहें, उनके दिमाग में हैमर करते रहें कि आप काम पे आए हैं तो काम करिए। तो कई बार मोबाइल से भी बहुत से काम होते हैं, तो मोबाइल को रखवाना मुझे लगता है एक ड्रैकोनियन फैसला है, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा काम है कि जहाँ पे 8 घंटे लगातार काम करना है, मोबाइल देखने से प्रोडक्टिविटी बाधित हो रही है, तो रखवाना चाहिए। बट मैं यहाँ पे नहीं रख पाता हूँ। देखिए इतने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सबके पास मोबाइल है और मुझे लगता है 2-3 घंटे ये लोग भी ऑफिस टाइम में मोबाइल देखते होंगे। देखते हैं। सर, अभी आपने बोला कि हमें मैक्सिमम टाइम काम करना है और बाकी टाइम सोना है, तो इस बीच में अगर हमें बुक रीडिंग करनी है, हमें फैमिली को टाइम देना है, फ्रेंड्स को टाइम देना है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए व्हेन इट कम्स टू टाइम, द क्वांटिटी ऑफ टाइम एंड क्वालिटी ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरे कहने का तात्पर्य है वो ये नहीं है कि आप फैमिली को टाइम नहीं देंगे, फ्रेंड्स को टाइम नहीं देंगे, बुक नहीं पढ़ेंगे, मूवीज़ नहीं जाएंगे, बाहर खाने नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ द क्वालिटी ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इफ़ यू आर हैप्पी प्रोफेशनल, if you are achieving something significant at workplace, then when you go back home, even 5 minutes quality talk with your son, with your daughter, with your wife is more than enough than 2 hours of negativity at home. Exactly. If you are happy at workplace, then instead of reading 10 books which may not be relevant to you, you will optimize your time and find out that most relevant book which you will read, one book which is going to help you. If you have, again you are happy at workplace, you will choose whom to meet, whom not to meet, rather than meeting everybody. So the quality of time is very important. What I am trying to say कि अगर आप वर्क प्लेस पे खुश हैं तो घर पर भी खुश रहेंगे, और अगर आप वर्क प्लेस पे खुश नहीं हैं तो घर पर भी खुश नहीं रहेंगे। ये जो मिथ है ना, जो दूसरा मिथ है
कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखूँगा, ये झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम कोई स्विच नहीं है कि हम घर गए, स्विच बंद कर दिया, लाइट ऑफ हो गई। घर से बाहर निकले, प्रोफेशनल स्विच ऑन हो गया, अब मैं प्रोफेशनल हो गया। घर में घुसा, पर्सनल हो गया। ऐसा होता नहीं है। ये बातें हैं। तो इसके पीछे ज़रूरी क्या है कि आप ये सोचें कि मैं वर्क प्लेस पे अचीव करूँगा, वांटेड हूँगा, लोग समझेंगे कि हाँ भाई ये आदमी ज़रूरी है कंपनी के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि ऑफिस के अंदर प्रोफेशनल फ्रेंड होते हैं, जो मेन फ्रेंड होते हैं वो बाहर होते हैं, तो इसके पीछे कहाँ तक क्या सच्चाई है? ऐसा होता है और मेरे ख्याल से देखिए ऑफिस में दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक रोल टू रोल होता है और एक पर्सन टू पर्सन होता है। तो ऑफिस के प्लेस पे ज़्यादातर रोल टू रोल होता है कि एक जीएम बात करता है अपने मैनेजर से, एक मैनेजर बात करता है अपने इंजीनियर से, एक इंजीनियर बात करता है अपने इंस्पेक्टर से। रोल टू रोल होता है, विच इज़ गुड। बट इससे बेहतर होता है अगर पर्सन टू पर्सन बात करें, क्योंकि जब एक रोल दूसरे रोल से बात करता है तो कई तरह की बाधाएं होती हैं। आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत काम हो रहा है और ऐसा माना जाता है कि जो आईक्यू है उससे बेहतर ईक्यू है। बेहतर मतलब ईक्यू बहुत ज़रूरी हो गया है। बहुत ज़रूरी है। पहले हम सोचते थे कि आईक्यू ही सब कुछ है, अब लोग ईक्यू की बात करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? क्योंकि जो साइकोलॉजी आदमी की है वो ये है कि वो आपके लिए तभी काम करेगा जब आप उसको समझ पाएंगे, और समझना बहुत आसान नहीं होता है। हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, हम अपने सब लोगों को जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते हैं। क्योंकि जो लोग वर्क प्लेस पे आते हैं वो एक आवरण में रहते हैं, उनका जो आवरण है वो पूरे वर्क प्लेस पे रहता है। आवरण कब नहीं होता है? जब हम घर जाते हैं। जो बहुत हमारे क्लोज हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बहुत क्लोज बचपन के दोस्त हैं, वो हमें जानते हैं कि हम क्या हैं। तो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बट मेरे ख्याल से मैंने आज तक नहीं किसी को देखा कि जो वर्क प्लेस पे खुश नहीं है वो घर पे खुश है। आप बताइए कि कोई आदमी अनएम्प्लॉयड हो, घर पे बैठा हो, घर वाले इज्जत करेंगे उसकी? नो। आप जाइए कहे यार ऐसा हो गया, बहुत हो गया यार, अब हमारे पास ना पैसे रहें चाहे ना रहें, मैं घर पे रहूँगा, पैसे नहीं कमाऊँगा, जो भी रूखा सूखा मिलेगा खा लेंगे, लेकिन अब मैं काम नहीं करूँगा, घर पे बैठूँगा, तुम लोगों का ख्याल रखूँगा, पूरा टाइम तुमको दूंगा, जितना टाइम तुमको चाहिए बताओ। आप 2 दिन में ना घर वालों को आपकी ज़रूरत रहेगी ना आपको उनकी ज़रूरत रहेगी। बेसिक हमारे पास बेसिक अर्निंग आनी चाहिए जी। और हमारे पास कितना पैसा रखा हुआ है हम उसे नहीं कंज्यूम करके खुश हो सकते हैं। तो खुश होना है तो रेगुलर इनकम ज़रूरी, खुशी और पैसे का कोई आपस में कनेक्शन है ही कनेक्शन नहीं, बट बेसिक नेसेसिटी के लिए हाँ, वो हमारे जरूरी पास रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम होनी चाहिए। जी। चाहे आपके पास रेंटल इनकम आ रही है, चाहे आप सैलरीड पर्सन है, चाहे आप बिजनेस करके लेके आ रहे हैं, तो एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड और उसके लिए काम ज़रूरी है। और काम ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहने के लिए। जैसा कि आपने भी बताया कि खुशी जो होती है वो काम से आती है। बाकी ना ही आप दोस्तों से कितना भी मिलने, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो कितना मिलेंगे दोस्तों से? मैक्सिमम टाइम दैट वी स्पेंड इन आवर लाइफ इज ऑन वर्क। एब्सोल्युटली। सो जैसे हमने अभी बात किया गवर्नमेंट जॉब की, तो यूपी, बिहार, झारखंड ये मेन एरिया है जो गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करता है, यूपीएससी पे फोकस करता है। और हम बात कर रहे हैं दिल्ली की या मुंबई की, तो यहाँ के लोग प्राइवेट जॉब पे फोकस करते हैं। आपका क्या कहना है कि किधर ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है किसी इंडिविजुअल की? देखिए ये इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन मैं इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं होऊंगा अगर मैं बोलूं कि आप यूपीएससी ना करके प्राइवेट जॉब करें, क्योंकि अगर मैं भी यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता तो मैं यहाँ नहीं आता। आप समझ रहे हैं? यूपीएससी का मतलब हो गया कि आप करने के बाद आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आईआरएस बन रहे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन वहाँ पे बहुत कंपटीशन है। बनना तो हर आदमी चाहता है, लेकिन बन कम लोग पाते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक प्लान बी भी होना चाहिए साथ में। और चूंकि अब गवर्नमेंट जॉब में पेंशन नहीं है तो प्राइवेट जॉब भी एक्साइटिंग है। गवर्नमेंट जॉब की एक लिमिटेशन होती है कि आपकी सैलरी इतनी ही रहेगी। कई बार आपने जो बात कहा उसमें हम लोगों का ये परसेप्शन है कि सरकारी नौकरी है तो पैसे बहुत कमाएंगे, प्राइवेट नौकरी में पैसे नहीं कमा पाते हैं लोग। जबकि मुझे लगता है कि आजकल करप्शन प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब में शायद उससे कम होगा। मैं देख रहा हूँ लोगों को।
तो ये इंडिविजुअल चॉइसेस हैं कि आपको क्या चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा मुझे लगता है जॉब सिक्योरिटी लोगों को ज़्यादा होती है, प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन जो लोग काम करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं, उनके लिए तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, स्काई इज़ द लिमिट। उनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट में काम कर रहे हैं, वो सीधा irrespective of the organization, irrespective whether they are in government or private, they will move up like a rocket. उनको आपने कोई कहा रोक कि नहीं सकता। मूव अप लाइक रॉकेट, लेकिन गवर्नमेंट में तो सर लिमिटेशन आ जाती है ना कि इतना ही सैलरी मिलेगा, हाँ। उनका इंक्रीमेंट इतने टाइम पे होगा। बट यहाँ पे प्राइवेट की बात करते हैं तो अगर दे आर मूविंग लाइक दिस देन देयर सैलरी विल आल्सो मूव पैरेलली। यस भाई, गवर्नमेंट में तो सैलरी की लिमिटेशन होती है। हमारे यहाँ तो कोई सैलरी की लिमिटेशन नहीं है। हमारे यहाँ तो सैलरी मान लीजिए 15,000 रुपये भी लोग पाते हैं, 10 लाख रुपये भी लोग पाते हैं महीने का, और वो बढ़ के और भी हो सकती है। तो बढ़ती रहती है सैलरी, जैसे जैसे आप काम करते हैं ऐसे तो बढ़ती रहती है। बिल्कुल। तो अगर किसी को चूज करना है कि वो प्राइवेट जॉब में जाए या गवर्नमेंट जॉब में जाए, सो इट इज़ देयर इंडिविजुअल चॉइस। बट अगर किसी को इन टर्म्स ऑफ मनी अगर वो देखे तो क्या बेहतर है? इन टर्म्स ऑफ मनी तो प्राइवेट में ऑफकोर्स ज़्यादा रिवार्डिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये प्रश्न ऐसा है कि इसका एब्सोल्यूट आंसर हो नहीं सकता कि आप गवर्नमेंट करें कि प्राइवेट करें। इसका बाइनरी आंसर नहीं हो सकता येस एंड नो। अगर क्योंकि ज़्यादातर लोग जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं आजकल हमारी एज में पर्टिकुलरली, वो इसलिए कर रहे हैं कि उस समय गवर्नमेंट नहीं कर पाए। अब जो जनरेशन है उसके पास गवर्नमेंट का चॉइस नहीं है, तो वो प्राइवेट करे, वहाँ पे एक्सेल करे। प्राइवेट जॉब करना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अभी लोग समझते हैं कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं मतलब गवर्नमेंट नहीं मिला इसलिए नहीं प्राइवेट, ऐसा नहीं है। प्राइवेट में भी डिग्निटी है, करियर ग्रोथ है, एस्पिरेशंस आपके सारे पूरे हो सकते हैं। तो कोई कंप्रोमाइज़ वाली बात नहीं है कि आप प्राइवेट में कर रहे हैं इसका मतलब आप गवर्नमेंट से इन्फीरियर हो गए, या गवर्नमेंट में कर रहे हैं तो आप सुपीरियर हो गए, ऐसा नहीं। अगर आपको आज यूपीएससी क्लियर होता है तो आप यूपीएससी में ज्वाइन करना प्रेफर करेंगे या करंट कंपनी जो आप डेडिकेशन से काम कर रहे हैं इसमें आगे बढ़ेंगे? नहीं, अब तो मैं नहीं जाऊंगा यूपीएससी। अब तो जो मैं कर रहा हूँ वो ज़्यादा रिवार्डिंग मेरे लिए है, क्योंकि हमारी कंपनी में 3,000 लोग काम करते हैं डायरेक्ट, और 3,000 लोगों का मतलब ये हो गया कि 12,000 लोग डायरेक्ट रोजगार पाते हैं यहाँ से। तो अब मैं अकेला नहीं हूँ। पहले तो मैं अकेला था जब मैं यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। आपने अटेम्प्ट दिया था? नहीं, मैंने दिया भी नहीं था। मैं सोचता था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं कभी कि मैं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने दिया भी नहीं। शायद अगर आपको कभी लगा होता तो इस मुकाम तक आप ना आ पाते। हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं कि मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता हूँ। ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आई एम ट्राइंग टू बी हम्बल, इसलिए मैंने दिया नहीं। लेकिन अब मैं वहाँ से वापस नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरा रास्ता इरिवर्सिबल है, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। बहुत से लोगों का जीवन इससे जुड़ा हुआ है, बहुत से लोगों का जो लाइवलीहुड है वो इससे चल रहा है। अब मेरे पास ये चॉइस नहीं है। सो जैसे हमने अभी बात किया गवर्नमेंट जॉब, तो यूपी, बिहार, झारखंड ये मेन एरिया है जो गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करता है, यूपीएससी पे फोकस करता है। और हम बात कर रहे हैं दिल्ली की या मुंबई की, तो यहाँ के लोग प्राइवेट जॉब पे फोकस करते हैं। आपका क्या कहना है कि किधर ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है किसी इंडिविजुअल की? देखिए, ये इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन मैं इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं होऊंगा अगर मैं बोलूं कि आप यूपीएससी ना करके प्राइवेट जॉब करें, क्योंकि अगर मैं भी यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता तो मैं यहाँ नहीं आता। आप समझ रहे, यूपीएससी का मतलब हो गया कि आप करने के बाद आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आईआरएस बन रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन वहाँ पे बहुत कंपटीशन है। बनना तो हर आदमी चाहता है, लेकिन बन कम लोग पाते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक प्लान बी भी होना चाहिए साथ में। और चूंकि अब गवर्नमेंट जॉब में पेंशन नहीं है, तो प्राइवेट जॉब भी एक्साइटिंग है। गवर्नमेंट जॉब की एक लिमिटेशन होती है कि आपकी सैलरी इतनी ही रहेगी। कई बार आपने जो बात कहा उसमें हम लोगों का ये परसेप्शन है कि सरकारी नौकरी है तो पैसे बहुत कमाएंगे, प्राइवेट नौकरी में पैसे नहीं कमा पाते हैं लोग। जबकि मुझे लगता है कि आजकल करप्शन प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब में शायद उससे कम होगा, देख रहा हूँ लोगों को। तो ये इंडिविजुअल चॉइसेस हैं कि आपको क्या चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा मुझे लगता है जॉब सिक्योरिटी लोगों को ज़्यादा होती है, प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है।
लेकिन जो लोग काम करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं, उनके लिए तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, स्काई इज़ द लिमिट। उनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट में काम कर रहे हैं। वो सीधा irrespective of the organization, irrespective whether they are in government or private, they will move up like a rocket. उनको आपने कोई कहा रोक नहीं कि सकता। मूव अप लाइक रॉकेट, लेकिन गवर्नमेंट में तो सर लिमिटेशन आ जाती है ना कि इतना ही सैलरी मिलेगा, हाँ। उनका इंक्रीमेंट इतने टाइम पे होगा। बट यहाँ पे प्राइवेट की बात करते हैं, तो अगर दे आर मूविंग लाइक दिस, देन देयर सैलरी विल आल्सो मूव पैरेलली। यस भाई, गवर्नमेंट में तो सैलरी की लिमिटेशन होती है। हमारे यहाँ तो कोई सैलरी की लिमिटेशन नहीं है। हमारे यहाँ तो सैलरी मान लीजिए 15,000 रुपये भी लोग पाते हैं, 10 लाख रुपये भी लोग पाते हैं महीने का, और वो बढ़ के और भी हो सकती है। तो बढ़ती रहती है सैलरी, जैसे जैसे आप काम करते हैं ऐसे तो बढ़ती रहती है। बिल्कुल। तो अगर किसी को चूज करना है कि वो प्राइवेट जॉब में जाए या गवर्नमेंट जॉब में जाए, सो इट इज़ देयर इंडिविजुअल चॉइस। बट अगर किसी को इन टर्म्स ऑफ मनी अगर वो देखे, तो क्या बेहतर है? इन टर्म्स ऑफ मनी तो प्राइवेट में ऑफ कोर्स ज़्यादा रिवार्डिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये प्रश्न ऐसा है कि इसका एब्सोल्यूट आंसर हो नहीं सकता कि आप गवर्नमेंट करें कि प्राइवेट करें। इसका बाइनरी आंसर नहीं हो सकता येस एंड नो। अगर क्योंकि ज़्यादातर लोग जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं आजकल, हमारी एज में पर्टिकुलरली, वो इसलिए कर रहे हैं कि उस समय गवर्नमेंट नहीं कर पाए। अब जो जनरेशन है उसके पास गवर्नमेंट का चॉइस नहीं है, तो वो प्राइवेट करे, वहाँ पे एक्सेल करे। प्राइवेट जॉब करना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अभी लोग समझते हैं कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं मतलब गवर्नमेंट नहीं मिला इसलिए नहीं प्राइवेट, ऐसा नहीं है। प्राइवेट में भी डिग्निटी है, करियर ग्रोथ है, एस्पिरेशंस आपके सारे पूरे हो सकते हैं। तो कोई कंप्रोमाइज़ वाली बात नहीं है कि आप प्राइवेट में कर रहे हैं इसका मतलब आप गवर्नमेंट से इन्फीरियर हो गए, या गवर्नमेंट में कर रहे हैं तो आप सुपीरियर हो गए, ऐसा नहीं। अगर आपको आज यूपीएससी क्लियर होता है, तो आप यूपीएससी में ज्वाइन करना प्रेफर करेंगे या करंट कंपनी जो आप डेडिकेशन से काम कर रहे हैं इसमें आगे बढ़ेंगे? नहीं, अब तो मैं नहीं जाऊंगा यूपीएससी। अब तो जो मैं कर रहा हूँ वो ज़्यादा रिवार्डिंग मेरे लिए है, क्योंकि हमारी कंपनी में 3,000 लोग काम करते हैं डायरेक्ट, और 3,000 लोगों का मतलब ये हो गया कि 12,000 लोग डायरेक्ट रोजगार पाते हैं यहाँ से। तो अब मैं अकेला नहीं हूँ। पहले तो मैं अकेला था जब मैं यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। आपने अटेम्प्ट दिया था? नहीं, मैंने दिया भी नहीं था। मैं सोचता था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं कभी कि मैं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने दिया भी नहीं। शायद अगर आपको कभी लगा होता तो इस मुकाम तक आप ना आ पाते। हाँ, हो सकता हो सकता है, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं कि मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता हूँ। ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आई एम ट्राइंग टू बी हम्बल, इसलिए मैंने दिया नहीं। लेकिन अब मैं वहाँ से वापस नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरा रास्ता इरिवर्सिबल है, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। बहुत से लोगों का जीवन इससे जुड़ा हुआ है, बहुत से लोगों का जो लाइवलीहुड है वो इससे चल रहा है। अब मेरे पास ये चॉइस नहीं है। सर, यहाँ पे हम बात करें मेंटर की, तो आजकल बहुत ज़्यादा मेंटरिंग इंटरनेट पे वर्ड आ रहा है। तो अगर आपको अपना किसी को रोल मॉडल चूज करना है कि ये पर्सन आपके लिए एक रोल मॉडल है, तो आप किसे चूज करेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि वन हैज़ टू बी एन एविड लर्नर, राइट। और जीवन इतनी फास्ट पेस के साथ चलता है कि कई बार गलती करने पे आपको संभलने का मौका नहीं मिलता। तो आपके क्वेश्चन का मैं जवाब 2 पार्ट में दूंगा कि मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटर आपको बताएगा कि क्या गलत है क्या सही है। और हर चीज़ आप गलती करके सीखें। जो पुराने ज़माने में कहावत है, गलती करने से आदमी ज़्यादा सीखता है। जब तक आप गलती करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। ये ख्याल है जो अच्छा ख्याल है, लेकिन हर गलती करके आप सीखेंगे तो फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा गलती ही करते रहेंगे, हमेशा सीखते ही रहेंगे तो आगे कब जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आपके पास मेंटर हो। मेरे भी मेंटर्स रहे हैं, और एक नहीं, मुझे याद आता है कम से कम 4-5 मेंटर्स तो हैं। और मैं ऐसे मेंटर्स का नाम नहीं लेता जो दुनिया लेती है, क्योंकि मैंने उनसे मिला नहीं। कई बार लोग महात्मा गांधी बोलते हैं वो उनसे मैं प्रभावित हुआ, कई लोग बोलते हैं विवेकानंद से मैं प्रभावित हो गया। इन लोगों से तो मैं मिला नहीं। तो मैं तो डे टू डे लाइफ में ही मेंटर्स बनाता हूँ। और मेंटर्स ज़रूरी नहीं है कि मेरे से सीनियर होते हैं। इसी कंपनी में भी जो हमारे से जूनियर लोग हैं, 1-2 लोग, मैं उनसे भी सीखता हूँ और बहुत कुछ सीखा है। जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती थी, तो हमारी कंपनी में कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, मेरे से जूनियर लेवल पे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी सीखता हूँ भाई कैसे करना है, और सीनियर लोगों से भी सीखता हूँ। लेकिन मेरे भी मेंटर्स रहे हैं, अभी भी हैं।
तो मैं उनके पास जाता हूँ और अपने क्वेश्चंस को पूछता हूँ कि भाई ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, ए या बी या सी। तो मैं बी करूँगा फेल होऊंगा, सी करूँगा फेल होऊंगा, वो मुझे बताते हैं नहीं ए, क्योंकि वो कर चुके हैं। समबडी हु हैज डन इट, गो टू द पर्सन, बिकॉज समटाइम्स लाइफ विल नॉट अलाउ यू टू एक्सपेरिमेंट। सो व्हाई शुड यू एक्सपेरिमेंट व्हेन यू नो द आंसर? गो एंड गेट इट डन। सर, जो लोग जॉब की सेगमेंट में इंटर करना चाहते हैं, आज की यूथ जो है, तो इनको आप क्या एडवाइस देंगे कि ये किस तरीके की जॉब में जाए और जॉब में जाने के बाद किस तरीके से ये अपने आप को ढाले कि जिससे इनको करियर में सक्सेस मिले? देखिए, शुरू में ज़्यादातर लोग जब हायर किए जाते हैं तो उनकी ज़रूरत ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है। फ्रेशर्स, मार्क माई वर्ड, फ्रेशर्स। उनकी ज़रूरत ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होती है। ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि इनकी ज़रूरत हो जाएगी, इसलिए हायर कर लो। इसीलिए उनका इंडक्शन बहुत अच्छा नहीं हो पाता। और ऐसा नहीं कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जनरल जब आपको हायर किया जाता है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो आपकी ज़रूरत ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है तुरंत। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मानती है ठीक है आएंगे, नया आया बच्चा आया सीखेगा, 6 महीने लगेगा, फिर काम पे लगा देंगे। अब जितनी जल्दी आप वो लर्निंग कर्व को आगे बढ़ाएं, अगर आप नए एम्प्लॉई हैं तो लर्निंग कर्व अपना शॉर्टन करें, जिससे आप 3 महीने में प्रोडक्टिव हो जाए। और ये देखें कि ऐसा क्या काम है जो मेरी वजह से हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं उस स्कूटर की या उस बाइक की स्टेपनी हूँ जो कभी यूज़ हो रही है, कभी नहीं यूज़ हो रही है। एम आई द मेन व्हील और आई एम द स्टेपनी? वो तब होगा जब अपने आप से आप पूछेंगे कि मैंने आज क्या किया, मेरी वजह से क्या काम हो गया। कल सुबह अगर मैं बगैर बताए नहीं होऊंगा तो कौन सा काम नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू बिकम इंडिस्पेंसिबल, कि आप नहीं हो तो काम नहीं हो रहा है, बट कुछ तो ऐसा है जो हाँ आपकी इंपॉर्टेंस हो कि हाँ भाई ये नहीं हो रहा है। अगर दुनिया ऐसे ही चल रही है, आपके आने से भी आपके नहीं आने से भी, देन यू बिकम ए रिडंडेंट एम्प्लॉय। तो नए एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप से पूछें कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रहा हूँ। बहुत से नए एम्प्लॉयज़ ये पूछते हैं कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन से क्या मिल रहा है। तो मैं उनको बोलूँगा कि आप आए ही क्यों? आपको तो बताया गया था कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये होगी, आपने ज्वाइन कर लिया। अब आप एक हफ्ते में पूछने लगे कि मेरी सैलरी कम है, आप आए ही क्यों? अब आप आ गए तो कम से कम कुछ करके जाइए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को लगे कि आप आए तो आपने कुछ किया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आज की डेट में कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट है, अगर वो जॉब के लिए जाता है तो सबसे पहले पूछता है सैलरी कितनी होगी, पूछता है वर्किंग आवर्स कितने होंगे, पूछता है मेरा इंक्रीमेंट कब होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस का क्या जवाब है? ऐसे लोगों को तो देखिए, आपको हायरिंग से बचना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो सही है, सैलरी कितनी होगी। वर्किंग आवर्स क्या होगा, इंक्रीमेंट क्या होगा, ये तो क्वेश्चन अभी बहुत रेलिवेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को हायर करें तो 2 फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। एक तो कितना विलिंगनेस है उनकी काम करने की, एंथुसियाज्म है कि नहीं, फायर इन द बेली, यू नो, है कि नहीं है। क्योंकि वो प्री रिक्विजिट है आपको सक्सेसफुल होने के लिए। और दूसरा कि आर दे विलिंग टू लर्न, लर्निंग एबिलिटी है, कोचेबल है कि नहीं। आज की हमारी यूथ में तो ये भी प्रॉब्लम है ना कि वो पढ़े लिखे हैं लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है। वो पढ़े लिखे हैं, कोचेबल नहीं है, उनको कोच ही नहीं किया जा सकता क्योंकि वो क्लोज्ड है, उनको लगता है उनको सब आ गया। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी लेवल, एंथुसियाज्म, क्लब टुगेदर, एंड देन कि आर दे कोचेबल, उनको कोचिंग दी जा सकती है कि नहीं। सो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने भी बोले, इसीलिए मैं इसे रिपीट करना चाहूँगा। अगर आप न्यू एम्प्लॉई हैं तो आप डेफिनेटली सैलरी पूछ सकते हैं कंपनी से कि भाई मुझे कितना मिलने वाला है, बट आप टाइम का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखें। कंपनी आपको जितनी आज काम करा रही है आप काम करें, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो कर सकें कंपनी में कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। और इंक्रीमेंट आपको नहीं पूछना है, कंपनी विल गिव इंक्रीमेंट बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस, बेस्ड अपॉन योर कैपेबिलिटीज़। सर, इसमें डायरेक्ट मैसेज कुछ ऐसा है या कुछ एडिशनल मैसेज आप और देना चाहेंगे हमारे फ्रेशर्स को, हमारे यूथ को? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा सबको कि भाई लाइफ जो है वो एक ही बार मिलती है। डोंट बिलीव इन इनकारनेशन, डोंट बिलीव कि अगली लाइफ में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और इसका फुलेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। फुलेस्ट यूटिलाइजेशन हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा। कोई यूपीएससी क्वालिफाई करेगा, कोई हो सकता है एसएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने,
कोई प्राइवेट में नौकरी करेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, वहाँ कोई जनरल मैनेजर बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, डायरेक्टर बनेगा। सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर है। लेकिन जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिला है उसको एंजॉय करें, उसमें अपना फुल दें, 100% दें, और ये मान के चलें कि आपकी लाइफ का एक मीनिंग होना चाहिए। और मीनिंग का मतलब ये होता है कि आपने कुछ ऐसा किया है जो आप करना चाहते थे, कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी वजह से हो रहा है, कुछ ऐसा है जो नहीं होगा अगर आप नहीं करेंगे तो, और कुछ ऐसा है कि आप नहीं रहेंगे तो आपको लोग याद करेंगे, क्योंकि यही सक्सेस भी है। इसके अलावा और कोई सक्सेस नहीं है कि हम कुछ ऐसा कर देंगे, क्योंकि बार बार न्यूटन और आइंस्टाइन नहीं पैदा होते हैं। हमारे सामने तो वही अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास है। तो दैट अपॉर्चुनिटी वॉट एवर इज विद मी, दैट हैज़ टू बी यूटिलाइज टू द फुलेस्ट पोटेंशियल। और लोगों की कैपेबिलिटी अलग अलग है, हर इंडिविजुअल की अलग होगी, बट द आंसर दैट आई हैव टू आस्क टू माई सेल्फ, हैव आई यूटिलाइज्ड माई 100% पोटेंशियल? क्या मैंने अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया? और अगर वो आंसर यस है तो आई शुड बी हैप्पी एंड आई मस्ट डिक्लेयर दैट आई एम सक्सेसफुल। सर कई बार लोगों को जॉब नहीं मिलती है तो किसी भी सेगमेंट में जाके ज्वाइन कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, आपके यहाँ एक इंस्पेक्टर की पोजीशन के लिए जॉब है, उसने रिक्रूटमेंट देखी, उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, उसे ज्वाइन कर लिया, बट उस कैंडिडेट को लग रहा है कि वो किसी और चीज़ के लिए बना है। तो क्या वो सेम ओनर से जाके बात कर सकता है, अपने मैनेजर से बात करना चाहिए, या उसे किसी और मीडियम का सहारा लेना चाहिए फील्ड चेंज करने के लिए? देखिए, पहले तो जो आदमी के पास जॉब नहीं उसको जॉब मिलनी चाहिए। मैंने पहले कहा था उस फील्ड में जाना चाहिए जहां आपका टैलेंट है, बट उससे पहले भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो पहले आप जॉब लीजिए, चाहे किसी फील्ड में, किसी भी फील्ड में लीजिए। क्योंकि अगर आपकी फील्ड आपकी नहीं है तो भी कम से कम आप ऑफिस का डेकोरम सीख रहे हैं, डिसिप्लिन सीख रहे हैं, एक रूटीन में है, ऑफिस जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये समझ रहे हैं। और फिर एक बार अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको ज़रूर वहीं पे बात करनी चाहिए कि भाई मुझे ये रोल पसंद नहीं है, मुझे ये चाहिए। किसी भी कंपनी को, त्रिपाठी जी, आज अच्छे आदमियों की बहुत कमी है। बिल्कुल। और आप उससे पूछिए 3000 लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे? आप अंदाजा लगाइए। I cannot say because ये कंपनी आपने बताया 900 करोड़ 900 प्लस करोड़ की वैल्यूड कंपनी है, सो नाउ आई एम रियली स्पीचलेस। बट कितने लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे? आई गेस हार्डली 100 लोग, मतलब 3000 में 100, आप यही कह रहे हैं 3% करीब करीब, सही है। हो सकता है उससे भी कम हो। ज़्यादातर लोग नौकरी कर रहे हैं क्योंकि वो एक रिचुअल में है। जैसे सुबह उठे, माता पिता ने कहा हनुमान जी को अगरबत्ती दिखाना है तो अगरबत्ती दिखा दी, बोले कि फ्राइडे है व्रत रहने लगे। तो ज़्यादातर लोग एक रिचुअल में है, और जॉब भी वो रिचुअल में ही कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं बहुत कम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे यहाँ भी नहीं है। हमारे यहाँ नहीं इसका मतलब नहीं मैं दुखी हूँ, ऐसा हर जगह कहीं कहीं लोग तो रिचुअल में आ गए, बस चल रही, आ गए 9 बजे उठ के, बस चल रही, चलो पहुँच जाए, फिर चले जाए, फिर चले गए, तो डिफ़िकल्ट है। जो बाकी 3% 97% की जो पॉपुलेशन है, जो एम्प्लॉय हैं, इनको आप एक मैसेज दे दीजिए कि वो उस 3% में कैसे पहुंच सकते हैं। उनके मेरा यही मैसेज है कि आपका जीवन आपका अपना जीवन है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। कोई भी दुनिया में व्यक्ति, चाहे आपका मैनेजर ही क्यों ना हो, आपके माँ बाप क्यों ना हो, आपके टीचर क्यों ना हो, मैं भी क्यों ना हूँ यहाँ पे, आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी हेल्प करेंगे। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी व्यक्ति का प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल अच्छा तभी होता है जब वो अच्छा होता है। कहीं पर भी चापलूसी से या बटरिंग से, चापलूसी बटरिंग शायद एक ही वर्ड हो गया, या जैक से या नॉन फोर्सेस से लोगों का इंक्रीमेंट, अप्रेजल नहीं होता। ऐसा वो लोग सोचते हैं जो लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जो ग्रो नहीं करते हैं, उनके पास रीज़न होता है लाइफ में कुछ अचीव नहीं करने का, वो इन कारणों का सहारा लेते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपना माइंड बिल्कुल क्लटर फ्री रखिए,
एब्सोल्युटली क्लियर कि आप काम करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं या उतना नहीं कर रहे हैं जितना लोगों को चाहिए। लास्ट चीज़, अगर ऐसा लगता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे ऑर्गेनाइजेशन में रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, तो ये जिम्मेदारी भी आपकी है कि आप काम करिए और आपको उन लोगों तक पहुँचाइए कि आप क्या काम कर रहे हैं। अगर आप मेरे बॉस हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ और आपको पता ही नहीं मैं कर रहा हूँ, तो ये मेरी गलती नहीं है। और ऐसा मैं कौन सा काम कर रहा हूँ कि उसकी गूंज आप तक नहीं जा रही है। अगर उसकी गूंज नहीं जा रही है आप तक, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, आपको कोई आदमी बाहर से नहीं हेल्प करेगा। वी शुड हेल्प अस। बिल्कुल। तो मैं डायरेक्ट बात करता हूँ हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे यूथ के लिए, कि हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, इंडिया के कोने कोने में है, आपके अंडर में काम होता है। तो अगर कोई यूथ, कोई फ्रेशर या कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ये कंपनी ज्वाइन करना चाहे तो किस किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल रहती हैं और उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है? देखिए, हमारे पास हमेशा हम लोगों को 300 से 400 टेक्निकल लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। आज भी हम लोगों को 300 से 400 लोग चाहिए। उसमें हमें ग्रेजुएट इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। हमें डिप्लोमा होल्डर्स चाहिए होते हैं, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। ITI चाहिए होते हैं जो फिटर हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इस तरह की चीज़ों का। और हमारे यहाँ पर जो है एंट्री लेवल पे हम लोग बहुत नए लोगों को लेते हैं। इस कंपनी में पिछले 13 साल में 18,000 लोग आए, इस समय सिर्फ 3,000 लोग बचे हुए हैं। इसका मतलब 15,000 लोग छोड़ के चले गए। अब आपको लगता होगा कि मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि मुझे मतलब मेरे यहाँ से लोग छोड़ के चले गए, बहुत दिक्कत हो गई। मैं खुश इसलिए हूँ कि वो लोग इसी इकोसिस्टम में गए। तो कोई टेलीकॉम में एयरटेल के लिए काम कर रहा है, कोई जियो में काम कर रहा है, कोई वोडाफोन में काम कर रहा है, कोई इंडस में कर रहा है, कोई अमेरिकन टावर में कर रहा है। तो इस इकोसिस्टम को हमने वापस दिया ना। कोई आदमी अगर ऑटोमोटिव में काम कर रहा है तो वो जा रहा है मारुति में काम करने के लिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम करने के लिए, TVS में उनके सप्लायर Tier 1 में जा रहा है, Tier 2 में जा रहा है, Tier 3 में जा रहा है। तो इकोसिस्टम तो इम्प्रूव हो रहा है ना। उन्होंने हमारे यहाँ लर्निंग लिया और लर्निंग लेके सिमिलर इंडस्ट्री में जाके ग्रो कर रहे हैं। हमारे यहाँ का एक बहुत ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है कि एंट्री लेवल पे जो हम लोग नए फ्रेश इंजीनियर्स को या टेक्निकल लोगों को सिखा रहे हैं, इंजीनियर्स को, डिप्लोमा इंजीनियर्स को और ITIs को, वो बहुत कम कंपनीज इंडिया में सिखा पा रही होंगी। हमारे यहाँ पे अगर कोई 1 साल काम करेगा तो उसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। हम लोग भी ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करके रिवार्ड करते हैं, सबको नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे अट्रिशन बहुत ज़्यादा है। जो नए बच्चे आते हैं वो छोड़ के भी जाते हैं 1 साल में। कई बार हम उनको रोकते हैं, कई बार रोक ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी ने 15,000 रुपये में ज्वाइन किया तो उसको 1 साल में ऑफर मिलता है 45,000 का, तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाकी लोगों को करना पड़ेगा हमें। हालांकि हम चाहते हैं उस बच्चे को रोकना, लेकिन नहीं रोक सकते। तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट। सर ने बताया कि लगभग सर 300 आपने जो आंकड़े दिए हैं, तो 300 पर ईयर या पर मंथ? हमेशा खाली है, किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हम आपसे आज बात कर रहे हैं 300 लोग हमें चाहिए, कल बात करेंगे 300 चाहिए, 1 महीना बाद बात करेंगे 300 चाहिए। हमेशा 300-400 लोगों की कमी होती है। 300-400 लोगों की कमी होती है हमेशा, आज भी कमी है। सर मैं बात कर रहा हूँ ANDT एंड NIST के बिहाफ पे इसमें आपसे। ANDT इज अ कंपनी विच इज ISO एंड MSME सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, और जो NIST है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि सर्टिफिकेशन करते हैं इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग NDT, प्लस इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंस्पेक्शन से रिलेटेड सर्टिफिकेशन करते हैं, मेंटेनेंस से रिलेटेड सर्टिफिकेशन करते हैं, और क्वांटिटी सर्वेइंग से रिलेटेड सर्टिफिकेशन करते हैं। इस तरीके से n नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो क्या इन कैंडिडेट्स को हम यहाँ पे अब्जॉर्ब कर सकते हैं? कर सकते, बिल्कुल। जितने भी कैंडिडेट्स आप दीजिए इस तरह के हम लोग लेने को तैयार हैं। काफ़ी हमारे पास रिक्वायरमेंट है। फ्रेशर्स हम लोग फ्रेशर से ही लेते हैं मैक्सिमम। हमारे यहाँ तो 90% रिक्रूटमेंट फ्रेशर्स का होता है। ओके। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम लोग फ्रेशर थे तो लोग लेते नहीं थे। हाँ। हमने सोचा कि भाई फ्रेशर्स लोगों को लेना, उनको मोल्ड करना आसान होता है। वी फाइंड इट ईजी टू वर्क विद पीपल हु फ्रेश आइज, फ्रेश पीपल हम लोग लेते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी हमारा कन्वर्सेशन रहा आज का, और आई गेस हमारी ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट्स और हमारी जितने भी जानने वाले हैं, पास्ट स्टूडेंट हैं, सबके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड थैंक्स कि आज डेस्टिनी ने हमको इस मुकाम पे लेके आया कि आज
पंकज राय सर से कैसे एक इंटरव्यू कराया। इस इंटरव्यू के बीच में एक पॉइंट निकला कि यहाँ पे कितनी वैकेंसीज रहती हैं और हमें यहाँ से 300 वैकेंसीज मिल चुकी हैं। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं, ANDT के स्टूडेंट हैं, या फिर आप कहीं पे भी यूथ हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देने वाला हूँ, एक फॉर्म देने वाला हूँ। आप उस पर अपना रिज्यूमे अपलोड करें, अपने बाकी डिटेल्स डालें और वो फॉर्म हम प्रोवाइड कराएंगे QACA कंपनी के HR के साथ। सर, कैन वी प्रोवाइड दैट लिंक विद HR? बिल्कुल HR को दीजिए। एंड देन स्क्रीनिंग विल हैपन एंड देन दे विल गेट कॉन्टेक्टेड। जी बिल्कुल। ओके, तो ये वीडियो हो सकता है कि भाई आप लोग साल, 2 साल, 6 महीने बाद ही अप्लाई करें। तो जितने भी लेटेस्ट रिज्यूमे रहेंगे, आई विल कॉन्टेक्ट देम पर्सनली एवरी मंथ, कि 1 मंथ के अंदर या 15 दिन के अंदर जितने रिज्यूमे आ रहे हैं वो टाइमली स्क्रीन हो सके। आई विल कीप ऑन रिमाइंडिंग देम so on behalf of you. So it is very good opportunity. You can go in the description and check the link to apply for job in QACA. So इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके साथ शेयर कर दें एंड कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, लाइफ लॉन्ग हेल्पफुल रहने वाला है। सर, एम आई राइट? बिल्कुल सर। सर, इस वीडियो में मतलब मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि ऐसी वीडियो बहुत रेयर बनाने को मिलती है जहाँ पे हमें डायरेक्ट इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दीजिए, या ऐसे पॉइंट्स बता दीजिए कि इस तरीके के लोग अप्लाई करें, इस तरीके के लोग ना अप्लाई। जो फ्रेशर्स हैं बीटेक सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, वो अप्लाई करें। जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो सिविल में हैं, मैकेनिकल में हैं, इलेक्ट्रिकल में, वो अप्लाई करें। ITI जिन्होंने किया है वो अप्लाई करें। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है, काफ़ी लोगों की ज़रूरत है। सो कुछ ऐसे लोग जो ना अप्लाई करें? हाँ, अगर कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स है, या कोई BCom है, या किसी ने MCom किया है, या किसी ने MBA किया है सेल्स एंड मार्केटिंग में, या ऑपरेशंस में, या फाइनेंस में, अभी फ़िलहाल हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। Thank you so much, sir, for giving this wonderful job opportunity, especially to our youth, to our fresher candidates. Thank you so much. You're most welcome. नहीं, अब वीडियो खत्म कर रहे हैं। सर, अक्सर देखा जाता है कि लोग ITI कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, कोर इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूँ, और उसके बाद भी वो एम्प्लॉयबल नहीं है। वो कंपनीज में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये सही है, क्योंकि जो मैंने पहले भी शायद बताया आपको कि जो हमारी पढ़ाई है और जो फील्ड का रिक्वायरमेंट है वो दोनों मैच नहीं होता। बहुत बार हम लोग जब किसी कैंडिडेट को देखते हैं तो उनका ग्रेड न देख के हम लोग देखिए कैंडिडेट्स को लेते हैं उनकी एबिलिटी के ऊपर, उनके ग्रेड के ऊपर नहीं लेते हैं। और एबिलिटी का मतलब ये है कि कितना उनके अंदर इंथुजियाज़म है, क्या वो लर्निंग एबिलिटी है, वो सीख सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कोचेबल है कि नहीं, उनको कोचिंग दी जा सकती है कि नहीं, ईजी टू मैनेज है क्या, और थोड़ी सी सॉफ्ट स्किल भी हम देखते हैं। थोड़ी सी सॉफ्ट स्किल कि मतलब कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हिंदी या इंग्लिश, दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। और थोड़ा सा अपने अटायर पे भी ध्यान दें कि उनको पता होना चाहिए कि अगर वो इंटरव्यू में जा रहे हैं या क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। कई बार लोग बहुत ज़्यादा कलरफुल कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े शादी में पहनना चाहिए वो पहन के क्लाइंट के पे जाते हैं, जो क्लाइंट पे जाना चाहिए वो शादी में पहन के चले जाते हैं। तो इन बेसिक बातों का ख्याल रखें। बात करते समय आई कांटेक्ट करें, आप समझ रहे, कॉन्फिडेंट दिखें, अगर नहीं है तो भी दिखें, अगर दिखेंगे तो कॉन्फिडेंट हो ही जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। तो इन बेसिक बातों का हम लोग ध्यान देते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रेड और GDP या GPA सॉरी, इसका बहुत महत्व हमारे लिए तो फिलहाल नहीं है। सर, बहुत बहुत थैंक यू आपको इतना हेल्पफुल कंटेंट देने के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, हमारी यूथ के लिए, इवन पेरेंट्स के लिए। बिकॉज ये वीडियो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि उनको किस तरीके से अपना करियर पाथ बनाना चाहिए, किस तरीके से एम्प्लॉयबल बनना चाहिए। क्योंकि पहली सीढ़ी जो सर ने बताई कि अगर आपको जॉब नहीं है तो ये मत देखो कि आपको अपनी फील्ड में जॉब, पहला सीढ़ी क्या है कि आपको जॉब मिल जाए। क्योंकि जॉब में जाने के बाद आप वर्क एनवायरनमेंट देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपको वहाँ से धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिलती है। आप एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर आप करियर में आगे बढ़ते हैं। तो सर, वेरी वेरी थैंक यू फॉर गिविंग सच हेल्पफुल कंटेंट। और आई गेस इस कंटेंट से लोगों का काफ़ी भला होगा, लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा। हमने बेरोजगारी पे बात नहीं की, बट यहाँ रोजगार की बात हुई है।
तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहा है। इस वीडियो को लाइक करें। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कमेंट सेक्शन में डालें। आपको किस तरीके की जॉब चाहिए, कमेंट सेक्शन में डालें। अगर आपसे रिलेटेड कोई भी वैकेंसी यहाँ पे होगी, सो वी विल ट्राई टू रीच टू QACA एंड प्रोवाइड यू जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के साथ हम थैंक यू सो मच सर। थैंक यू त्रिपाठी जी, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सेम।